जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फोर्स एकेडमी के सेगमेंट से आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो हम प्रधानमंत्री की स्पेशल सीरीज में हम पहुंच चुके हैं राजीव गांधी के इस्तीफे तक और बफोर्स तोप घोटाले के अपोजिशन का एक साथ आना। हिंदुस्तान में उस समय की परिदृश्य में मंडल कमंडल की राजनीति बड़ी जोरों पर थी। राम मंदिर मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ था और उसी समय कांग्रेस का प्रधानमंत्री पे राजीव गांधी के ऊपर 55 करोड़ का बफोर्स घोटाले का होना विपक्ष को एक ऐसा मैं कहूं तो उनको मजबूती राजनीति के अंदर मिली कि कांग्रेस में राजीव गांधी ने यह समझा कि ये मेरे ऊपर लांछन है, मेरी पार्टी के ऊपर लांछन है, इसलिए मुझे सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। राजीव गांधी ने 2 दिसंबर 1989 को अपना इस्तीफा दे दिया। देश में समस्या ये कि कौन नेक्स्ट देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इसको लेकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे विचार। तो 2 दिसंबर से लेकर आप देखिए 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक लगभग 1 साल जो चुनाव का टाइम बचा हुआ था, उस समय के लिए एक ऐसे नेता को बुलाया गया जिनकी छवि बहुत साफ थी। और मैं इनके बारे में बता दूं, विश्वनाथ प्रताप सिंह यूपी के राज परिवार से आते थे और राजनीति में समाजवादी लीडर के रूप में इनकी बहुत बड़ा नाम रहा। और इनका बारे में कहा जाता है कि इनकी इतनी अच्छी छवि थी कि इलाहाबाद से जब चुनाव टिकट लड़े तो इनके अपोजिशन में अमिताभ बच्चन खड़े हुए थे। आप सोचिए, अमिताभ बच्चन समाजवादी पार्टी से खड़े हुए थे और ये कांग्रेस के एमपी थे उस समय। अमिताभ बच्चन उस समय के बहुत बड़े सुपरस्टार आज भी हैं, उनको तक हराया था इन्होंने चुनाव में। तो वीपी सिंह एक ऐसा किरदार जिन पे कोई, और राजीव गांधी सरकार में गृह मंत्री तक रहे, वित्त मंत्री भी रहे। तो ये किया कि राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया तो अपनी पार्टी के व्यक्ति को वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, जी हां, इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। वीपी सिंह का इतिहास में ज्यादा कार्यकाल नहीं रहा, इनके समय में कुछ विवाद बड़े गहरा गए, लेकिन एक चीज के लिए वीपी सिंह जाने जाते हैं, वो है मंडल कमीशन। जी हां, मंडल कमीशन की वो सिफारिश जो इन्होंने लागू की थी। मैंने कहा था मंडल कमीशन जो है 1977 में मोरारजी सरकाई में कमीशन बना था। इसी मंडल कमीशन ने ओबीसी को भारत के अंदर 27% रिजर्वेशन दिया, याद रखना। इसी मंडल कमीशन की सिफारिश वीपी सिंह ने लागू करवा दी। तो भारत में रिजर्वेशन की राजनीति जोरों पर आ गई। लगभग 3700 ओबीसी जातियां उन्होंने ऐसा चिन्हित किया कि जो गरीब है, जिनकी स्थिति एसटी एससी की तरह है, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी जितनी भी रहे एम्प्लॉयमेंट, उसमें आरक्षण मिले। और कितना मिले? 27% आरक्षण दिया जाए। क्यों? क्योंकि ओबीसी की जनसंख्या भारत में सबसे ज्यादा है। तो वीपी सिंह इस चीज के लिए बड़े जाने गए, लेकिन उसी समय एक समस्या और आ गई भारत में। राम मंदिर तो चल ही रहा था, आंदोलन जोरों पर था। वीपी सिंह, क्योंकि कार सेवा पूरे भारत में चली रही थी और यूपी के अंदर मुलायम सिंह सरकार उस समय आ गई थी, और उसी समय की बात है फिर राम मंदिर कार सेवकों पर गोलियां भी चलाई गई थी। वीपी सिंह की ही सरकार थी उस समय जब कश्मीर के अंदर शरणार्थियों को वहां से भगाया गया था। तो ये बहुत बड़ी स्थिति थी। लेकिन एक बड़ी स्थिति जिस पे आम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते, वो है फाइनेंशियल क्राइसिस। जी हां, हमारी वित्तीय स्थिति बहुत खराब हो गई थी उस समय, और देश में ऐसी समस्या आ गई थी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में लगाना ना पड़ जाए, इतना क्राइसिस आ गया था। रीजन मैं बताता हूं ऐसा क्यों हुआ था वीपी सिंह के समय। उसके कारण ना तो वीपी सिंह सरकार थी, ना बाकी राजीव गांधी का इस्तीफा, और ये उसका कारण थे विदेशी, खासकर गल्फ कंट्रीज। जी हां, उस समय का जो सबसे मामला था वो थी गल्फ कंट्रीज। गल्फ कंट्रीज मतलब खाड़ी देश, जहां से हम पेट्रोल मंगाते हैं। हुआ ये गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ 1989। जी हां, कब स्टार्ट हुआ? गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ 1989 में। हुआ क्या, किसने क्या किया था? तो नाम है इराक के डिक्टेटर सद्दाम हुसैन का नाम।
सद्दाम हुसैन दुनिया के फेमस लीडर माने जाते थे। इराक के एक पक्ष शत्रु था इन लोगों का। इन्होंने कुवैत, एक बहुत छोटे से देश पर हमला कर दिया। और कुवैत जो है एक छोटा सा देश, लेकिन ऑयल के मामलों में दुनिया में बहुत बड़ा नाम है उसका, एक्सपोर्ट करने में। तो हुआ ये कि जैसे ही गल्फ वॉर से युद्ध शुरू हुआ, सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला किया, तो दुनिया के 26 देशों की नाटो फोर्स ने, याद रखना नाटो आपने नाम सुना ही होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, इस नाटो ने हमला कर दिया। किसके ऊपर? सद्दाम हुसैन, इराक के ऊपर। और गल्फ वॉर छिड़ जाता है। गल्फ वॉर छिड़ गया तो पेट्रोल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, और हिंदुस्तान को आपको पता है 97% जो है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है। तो समस्या ये कि भारत के अंदर पेट्रोल की कीमत हाई पर हो गई। हिंदुस्तान में उस समय कोई बड़े अच्छे इकोनॉमिक मॉडल नहीं थे। तो समस्या ये आई कि हमारे पास 7 दिन का पैसा बचा। बस कितने दिन का पैसा बचा? 7 दिन तक हम खरीद सकते, उसके बाद हम नहीं खरीद पाएंगे। स्थिति बड़ी नाजुक। क्या करें? देश के प्रधानमंत्री, सरकार में बड़ी प्रॉब्लम चल रही, विपक्ष लामबंद हो रहा है। तो राजीव गांधी ने कहा कि वे क्या कर सकते। तो उन्होंने कहा हम वर्ल्ड बैंक से लोन ले सकते, इंडियन मॉनेटरी फंड से लोन ले सकते, लेकिन वो भारत की इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए लोन भी नहीं देंगे हमें। उसका कारण क्योंकि हम कोई इकोनॉमिक सुधार नहीं कर रहे, जो उनका कहना है जिस गाइडलाइन पे उस पे हम चल नहीं रहे। तो उस समय आरबीआई के गवर्नर को बुलाया गया। आरबीआई के गवर्नर से पूछा, उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, हमारे पास जितनी, हमेशा आरबीआई के पास याद रखना, जितनी भी हमारे पास करेंसी रहती है उसका उतना ही गोल्ड आरबीआई अपने पास जमा करती है, हमेशा रहता है। तो मान लो भारत में अभी 16,000 लाख करोड़ अगर रुपये, तो उतना गोल्ड आरबीआई के पास रखा रहता है, याद रखिए। तो आरबीआई ने कहा हमारे पास गोल्ड है, हम गोल्ड किसी भी दूसरे देश को दे देंगे और उससे हम डॉलर लेंगे, क्योंकि दुनिया का मार्केट डॉलर में होता है, इसलिए रुपये में नहीं होता है। तो जैसे हम कोई भी चीज मंगाते तो उन देशों को हमें डॉलर देना पड़ता है। तो दुनिया की करेंसी भी डॉलर के हिसाब से चलती है। तो उस समय डॉलर की कीमत लगभग 30-35 रुपये हुआ करती थी, $1 की कीमत। तो उस समय क्या किया हमने, बैंक ऑफ इंग्लैंड को और बैंक ऑफ जापान को हमने अपना गोल्ड दिया और उनसे पैसा लिया। तो इससे हमारी 2-3 महीने का काम हो गया, लगभग 6 महीने तक, ऐसा कह सकते हैं 6 महीने तक की स्थिति हमारी आ गई। लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था। ऐसा हम कब तक करेंगे? गोल्ड तो भाई एक निश्चित समय, उसके बाद क्या करेंगे हम? गोल्ड नहीं रहेगा तो वीपी सिंह के समय ये समस्या बड़ी जोरों पर रही। राम मंदिर की राजनीति मैंने जैसे ही बता दिया, कार सेवा, संत समाज एक, विश्व धर्म सम्मेलन जैसे आयोजन, और विपक्ष में उस समय और 1990 में एक बहुत बड़ी यात्रा अडवाणी जी ने, जिसने बीजेपी को पूरा एक ऐसा रास्ता दिया कि उत्तर भारत में बीजेपी की एक लहर शुरू हो गई। हिंदुस्तान, अयोध्या से, सोमनाथ से अयोध्या, जी बहुत फेमस यात्रा है। जैसे अभी राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसी उस समय यात्रा हुई। कौन सी यात्रा है? सोमनाथ से अयोध्या, जी हाँ, याद रखिए। कई राज्यों से निकलकर ये यात्रा जाने वाली थी और बहुत जन समर्थन मिला। अडवाणी जी एक नया उभरता हुआ चेहरा देश के सामने। ये सब कुछ वीपी सिंह के उस 1 साल के कार्यकाल के अंदर हुआ। चूंकि वीपी सिंह का लॉन्ग टर्म था, विपक्ष मजबूत हो रहा था, तो वीपी सिंह ने अपनी सरकार से इस्तीफा दे दिया। चुनाव का समय बचा हुआ था, तो उस समय क्या किया जाए, क्या ऑप्शन आपके पास? 10 नवंबर 1990 इनका इस्तीफा। राष्ट्रपति के सामने यह समस्या कि नेक्स्ट कौन? उस समय विपक्ष के नेताओं में एक बड़ा नाम और था, और नाम है चंद्रशेखर। जी हां, बलिया उत्तर प्रदेश, एक बड़ा नाम चंद्रशेखर जी। ये भी समाजवादी लीडर के रूप में जाने जाते हैं और इनका एक अपना इंपॉर्टेंस रहा। इनकी भी छवि बड़ी साफ रही और इनको भी देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991, जी हाँ, 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991। अब आप देखिए, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, ये नवंबर में आ रहे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने दिल्ली के लाल किले पर झंडा नहीं फहराया इन्होंने।
क्योंकि जनवरी में बने और जून में इस्तीफा दे दिया इन्होंने। तो ये क्योंकि आचार संहिता लग गई थी, तो चंद्रशेखर महोदय के सामने भी समस्या रही इकोनॉमिक क्राइसिस की, क्या करना चाहिए। तो इनके उस समय इकोनॉमिक मिनिस्टर एडवाइजर सुब्रमण्यम स्वामी हुआ करते थे। नाटो वॉर चल रहा है, तो चंद्रशेखर महोदय ने कहा क्या हो सकता है हमारे लिए, क्या कुछ कर सकता है देश। उस समय चुनाव का समय नजदीक आ गया, क्योंकि कोई ना कोई प्रधानमंत्री चाहिए, इसलिए चंद्रशेखर जी को बनाया गया। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक समस्या चलती रही। तो उस समय क्या हुआ, अमेरिका ने हमें ऑफर दिया। अमेरिका ने, यूएस ने क्या कहा कि भाई नाटो जो फोर्स है, नाटो फोर्स को क्या चाहिए, इराक पर हमला करना है नाटो फोर्स को, तो उनको क्या चाहिए, कोई एयरबेस चाहिए जहां पर उनके प्लेन उतर के, उनके फाइटर जेट उतर के वहां से पेट्रोल वगैरह भर सके। और उनको चाहिए था हमारे गुजरात या बॉम्बे एयरपोर्ट जो चाहिए थे उनके एयरबेस वगैरह। हमने कहा देखो हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा एक काम करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ने जो हमारा लोन रोक रखा है उसको आपको सैंक्शन कराना पड़ेगा। तो पहले नाटो फोर्स की अमेरिका ने आनाकानी की, नहीं, बोले हम आपको जो डीजल पेट्रोल का रहेगा उससे 3-4 गुना दाम देंगे, हम वो काम नहीं करें। लेकिन फिर भी हम अड़ गए, तो नाटो ने हमारा जो 2-3 अरब करोड़ का जो लोन था वो सैंक्शन करवा दिया उस समय। ठीक है, तो हमारा काम लगभग आने वाले समय में 1 साल तक के लिए हमारा काम हो गया था। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था। कुछ दिनों तक रहे और चुनाव के अनाउंस हो जाते हैं, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उधर तमाम नेता राम मंदिर आंदोलन, बीजेपी बहुत बड़े लीडिंग रूप में राम मंदिर आंदोलन और इस सब चीजों में आना शुरू हो जाती है। जगह जगह तमाम रैलियां, सब कुछ। अभी मैं कहूं चंद्रशेखर राव के समय राम मंदिर आंदोलन बड़ा गहरा मुद्दा इनके समय भी रहा, लेकिन इस पर ज्यादा कुछ वो कर नहीं पाए। चुनाव हुआ, चुनावी प्रक्रिया, मैंने उस दिन कल भी बताया था राजीव गांधी पढ़ा के, चुनावी जब दौर चल रहे थे उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस समय प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर राव। चंद्रशेखर राव 1927 में जन्म हुआ, 2007 में इनकी मृत्यु हुई और 10 नवंबर 1990 से लेकर, याद रखिए आपको, 21 जून 1991 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इनका क्षेत्र सिवान भी रहा है, खासकर। हाँ, चंद्रशेखर सिवान एरिया से भी बहुत, जो बिहार में आता है वहां से भी जाने जाते हैं। उनका पैतृक गृह जिला रहा है वो। तो बड़ी फेमस राजनीति रही इनकी भी अपने जीवन में, लेकिन मौका इनको मिला, उन्होंने ढंग से काम किया। फिर उसी समय चुनावी यात्रा में मैंने बताया था, श्री पेरम्बूर में राजीव गांधी अपनी यात्रा कर रहे थे और उसी समय बम ब्लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। चुनावी सभा की सहानुभूति कांग्रेस को मिलती है और कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में आती है। लेकिन समस्या ये कि गांधी परिवार में कौन, राजीव गांधी की मृत्यु हो गई, संजय गांधी पहले ही गुजर चुके थे, इंदिरा गांधी रही नहीं, कौन, एक ही ऑप्शन, सोनिया गांधी। लेकिन सोनिया गांधी राजनीति से बहुत दूर थी, उनको, वो चुनावी लड़ रही थी, सब कुछ लीड कर रही थी, लेकिन उनको लगता था नहीं, मुझे राजनीति में नहीं जाना चाहिए। उस समय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी छोटे ही थे और 1991 में की ये बात है। तो विपक्ष में बहुत बड़े नेता जिनकी एक अपनी अलग छवि थी, पीवी नरसिम्हा राव। हाँ, दक्षिण भारत का एक ऐसा चेहरा जो राजीव गांधी सरकार में विदेश मंत्री की भूमिका निभाई इन्होंने। तो पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। साउथ इंडिया की राजनीति से पहला चेहरा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनते। मैं जो बता रहा हूं समझना कि आप देखिए 1990 से लेकर 2000 तक के बीच में कितने प्रधानमंत्री आएंगे और जाएंगे। 1921 में जन्म होता है, 2004 में इनकी मृत्यु हुई। 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996, 5 साल इन्होंने अपने कार्यकाल, कांग्रेस क्योंकि बहुमत में थी, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन राजनीति में उथल पुथल चलती रही। कांग्रेस के अंदर एक बात बड़ी फेमस हुई कि पीवी नरसिम्हा राव ने अपने अकॉर्डिंग, यानी गांधी परिवार की बिना सोचे समझे अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लिए। तो इनके समय की क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं वो मैं आपको बता देता हूं।
पीवी नरसिम्हा राव के समय का सबसे महत्वपूर्ण इंसिडेंट है राम मंदिर आंदोलन। जी हां, और क्योंकि राम मंदिर आंदोलन उस समय जोरों शोरों पर आ गया था, और आपको पता है कि फिर राम मंदिर आंदोलन में 6 दिसंबर को एक ऐतिहासिक काम हुआ। 1992 6 दिसंबर 1992 को बाबरी के जो 3 ढांचे थे वो विध्वंस कर दिए गए। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव थे। और यूपी के अंदर, क्योंकि जब चुनाव हुए राज्यों के अंदर, तो यूपी में कल्याण सिंह, भाजपा की सरकार बनी थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे। और कल्याण सिंह ने वादा किया था कि गोलियां नहीं चलाऊंगा मैं। 2 लाख कार सेवकों पर गोलियां नहीं चली, कुछ भी नहीं हुआ। और बाबरी मस्जिद के तीनों जो गुंबद थे वो गिरा दिए गए। और इतिहास में एक बहुत ही, मैं कहूं कि एक अच्छा काम हुआ उस समय, क्योंकि ये नहीं होता तो शायद आज भव्य राम मंदिर उस जगह पर नहीं बनता। ठीक है, बाकी राम मंदिर की पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। ये हुआ। पीवी नरसिम्हा राव सफलतम, मैं कहूं तो प्रधानमंत्रियों में एक है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, 1991 में ही उन्होंने पूरे भारत में एलपीजी मॉडल लागू करवा दिया। जी हां, एलपीजी का मतलब जो आज सोच रहे वो नहीं। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, जिसको वैश्वीकरण कहा जाता है। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरे देश के अंदर जो लाइसेंस हमने बना रखे वो खत्म किए जाएं, पूरी अर्थव्यवस्था को उदार बना जाए, लिबरल बना दिया जाए, हर व्यक्ति अपनी कंपनी खोलने में ज्यादा संकोच ना करे। प्राइवेटाइजेशन, निजी क्षेत्रों को आगे बढ़ने का मौका मिले। सब कुछ पहले सरकार तय करती थी, हर चीज का भाव भी सरकार तय करती। उन्होंने कहा नहीं, मार्केट तय करेगा। कौन तय करेगा? मार्केट। जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में आएंगी और भारत की कंपनियां विदेशों में जाएगी। हम डरे हुए थे कि एक कंपनी आई थी ईस्ट इंडिया जो हम पे शासन कर गई, तो विदेशियों को नहीं आने देंगे। तो हमने ये कहा नहीं, विदेशी कंपनी आएगी, भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा। ये सब कुछ करने वाले जो इनके पीछे थे वो थे इनके फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। जी हां, वही मनमोहन सिंह जो आगे जाके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मनमोहन सिंह उस समय इनके फाइनेंशियल मिनिस्टर, इन्होंने एलपीजी मॉडल पूरे भारत में लागू किया। और एलपीजी मॉडल के लागू होने के बाद ही जो वर्ल्ड बैंक ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रखे थे वो सब हमसे हटा दिए, क्योंकि हम उन्हीं के कहने पर ऐसा कर रहे थे। फिजिकल डिफिशिएंट, हिंदुस्तान का पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म था एलपीजी मॉडल, याद है। दूसरा जीएसटी है। तो 1991 में एलपीजी मॉडल लागू हुआ। फिर मैंने कहा 1992 में राम मंदिर आंदोलन, और उसी 1992 में इन्होंने एक और प्रस्ताव पास किए, वो थे पंचायत राज के अधिनियम। जी हां, पंचायत राज और म्युनिसिपैलिटी, खुद की लोकल सरकारें देने का काम इन्होंने किया। और इसके लिए आपको पता 73वां संविधान संशोधन पंचायत के लिए किया गया था, और म्युनिसिपैलिटीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। और देश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हो गई पूरे भारत के, और तब से पंचायत की लोकल संस्थाओं के चुनाव हर जगह कंडक्ट होना शुरू हुए। पीवी नरसिम्हा राव ने सब कुछ किया, लेकिन एक काला धब्बा उनके जीवन पर लगा। पीवी नरसिम्हा राव के ऊपर भी स्कैम का आरोप लगा, और वो स्कैम था हर्षद मेहता घोटाला। जी हां, शेयर मार्केट का एक बहुत बड़ा किंग भारत में था हर्षद मेहता। अब तो इसके ऊपर बहुत सारी वेब सीरीज भी बनी हुई है, तो लोगों को बहुत सारी जानकारियां भी है। ये स्कीम था क्या भाई? स्कीम 1992, मामला क्या है थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ये घोटाला क्या था? वास्तव में हर्षद मेहता जो है, इसको किंग ऑफ शेयर मार्केट भी कहते हैं। क्या कहते थे भाई? किंग ऑफ शेयर मार्केट। ठीक है, ये मामला ये था कि इसके अकॉर्डिंग हर्षद मेहता वो सारी चीज कर रहे थे, ठीक है, जो उनको सौंपी गई थी। और 2-3 चीज बड़ी महत्वपूर्ण ये थी कि हर्षद मेहता सबको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते थे। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि उस समय की जितनी भी बैंक रही होगी, वो सारी बैंक हर्षद मेहता के कहने पर ट्रांसफर होती थी, इधर उधर लोन देती थी। अब जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है
कि देखो क्या होता है, क्या है कि जो आरबीआई होता है वो बाकी बैंकों को लोन देता है, जैसे एसबीआई को इनको लोन दिया, तो इनसे क्या लेता है, बीच में कोई सिक्योरिटी लेता है किसी चीज की। हुआ क्या कि आरबीआई ने एसबीआई को लोन दिया, तो बीच में जो एजेंट बन गए वो हर्षद मेहता बन गया। और ऐसा कहा जाता हर्षद मेहता जिस कंपनी के शेयर पर पैसा लगाता था वो शेयर आसमान छू जाता था। तो कहा जाता है कि ऐसे बीच के अंदर ये जो आरबीआई और एसबीआई के बीच में 500 करोड़ का घोटाला, भारत में 500 करोड़ का घोटाला, पहली बार भारत में इतना बड़ा स्कीम देखने को मिला। हर्षद मेहता देखते देखते उसको शेयर मार्केट का किंग कहने लगे। उसके पास रोल्स रॉयस गाड़ियां, बड़ा बंगला, उस जमाने के अरबपतियों में नाम इतनी जल्दी कैसे? तो नाम आता है कि इस पे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव का हाथ है। पीवी नरसिम्हा राव ने इसको सपोर्ट किया हुआ है, लेकिन क्योंकि बहुत जल्दी इसके ऊपर ये स्कीम साबित हो जाते हैं, तो बाद में हर्षद मेहता के वकील बने राम जेठमलानी, भारत के बहुत टॉप मोस्ट वकील रहे राम जेठमलानी। उन्होंने हर्षद मेहता की तरफ से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि ये स्कीम, दिस इज नॉट ए स्कीम ऑफ हर्षद मेहता, दिस इज स्कीम ऑफ पीवी नरसिम्हा राव। देश के प्रधानमंत्री पर एलिगेशन लगा दिया। आप सोचिए कि ये स्कीम जो है हर्षद मेहता ने नहीं किया, ये स्कीम करवाया देश के प्राइम। पहली बार कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पर यह आवाज उठा रहे थे। फिर हर्षद मेहता का क्या हुआ तो बड़ी लंबी कहानी है। फिर बाद में जेल हुई, सीबीआई जांच हुई, उसके बाद फिर उसको जेल, फिर बेल, और फिर 1990 या 2000 के समथिंग उसकी जेल में ही मृत्यु हो जाती है। तो एक ये भी बड़ा स्कीम रहा 1992, और ये एक न्यूज़पेपर, एक एक्टिविस्ट ने इसको पूरा ओपन किया था, इस पूरे घोटाले को। उसके बाद से फिर सेबी का निर्माण हुआ, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ताकि सब लोगों पर कंट्रोल रखा जाए। 1993-1994 पीवी नरसिम्हा राव अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ करते रहे, लेकिन उसी समय कांग्रेस में जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, इन दोनों के बीच में बनती नहीं थी। कांग्रेस के अध्यक्ष थे केसरी नंदन, ऐसे ही नाम था, केसरी पाठक कुछ नाम था उनका। उनकी कोई सुनता नहीं था, क्योंकि सारे लोग पीवी नरसिम्हा राव की सुनते थे। इन्होंने जो भी डिसीजन लिए वो बड़े महत्वपूर्ण थे। तो देश के सफल प्रधानमंत्रियों में भी इनका बड़ा नाम है। लेकिन गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी की राजनीति उस समय इतनी कोई ज्यादा नहीं थी, और वास्तव में इन्होंने चलने भी नहीं दी वो राजनीति। सब कुछ चलता रहा, होता रहा। फिर 1996 का दौर आ गया। 1996 में चुनाव हुए, बीजेपी अब एक नई पार्टी के रूप में उभर कर आएगी। पीवी नरसिम्हा राव का सफल कार्यकाल, लेकिन कांग्रेस इस बात के लिए तैयार हो चुकी थी कि अब पीवी नरसिम्हा राव को हम प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। चुनाव हुआ, तो चुनाव के अंदर चौंकाने वाले रिजल्ट आए, और भारत में पहली बार किसी पार्टी को कांग्रेस के अलावा, इन्हें कांग्रेस से ज्यादा सीटें मिली, वो थी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें आई चुनाव में। कांग्रेस ने कहा हम सरकार नहीं बनाएंगे, तो सबसे उस समय देश के राष्ट्रपति के सामने यह समस्या कि किसको बनाएं। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति महोदय थे उस समय। उन्होंने अटल जी से कहा कि आप सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप प्रधानमंत्री बनिए। लेकिन अटल जी, पार्टी तो सबसे बड़ी है बीजेपी, लेकिन बहुमत वाली पार्टी नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि भाई बहुमत चाहिए सरकार बनाने के लिए। जैसे एक बार एग्जाम्पल वो बताता, 545 सीटें हुआ करती थी उस समय, ठीक है ना, 543 मान लेते हैं हम, क्योंकि अभी एग्जैक्ट ही है। इनमें से 50% +1 चाहिए किसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए ना, 271 +1, तो आपके पास 272 सांसद है, तो आपकी सरकार बन जाएगी। लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो है, इनके पास 191 के करीब कुछ सीटें तो थी, लेकिन 272 नहीं थी। कांग्रेस के पास 140-150 सीटें ही रह गई। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि आप जो भी करो, पहले प्रधानमंत्री बन जाइए आप।
तो 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री रहे और 1 जून 1990, आप सुनो 16 मई से 1 जून कितने दिन, 15-14 दिन। अब सोचो 15 दिन 14 दिन देश का प्रधान, वैसे तो 13 दिन आता है इनका, 13 दिन तक रहे थे ये। अब सोचो कौन 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहता है। तो सबसे छोटा कार्यकाल अगर किसी प्रधानमंत्री का रहा है तो वो अटल जी का, मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि ये उस समय प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन उन्होंने एक राजनीति की शुरुआत, उन्होंने कहा हम खरीदेंगे नहीं किसी को भी, जो हमारे साथ आना चाहे वो आ सकता है सरकार में और नहीं आना चाहे मत। लेकिन मैं ऐसी सरकार को, उन्होंने एक बड़ा संसद में बड़ा अच्छा बयान दिया था कि मैं खरीदी हुई सरकार को चिमटे से छूना पसंद नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने अगर हमें बहुमत दिया है तो देश की जनता के सामने हम नतमस्तक है, इस संख्या बल को हम प्रणाम करते हैं, लेकिन हम एक दिन पूर्ण बहुमत में जरूर आएंगे। और यह भाषण जब अटल जी दे रहे थे उस समय देश पहली बार लाइव टेलीकास्ट देख रहा था दूरदर्शन पर। तो अटल जी तो एक कवि तो थे ही, बड़े महान, उनको पंडित अटल जी जो है वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि कहे जाते हैं और जिनको भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने एक भारत में नई राजनीति की शुरुआत की, गठबंधन की सरकारों की शुरुआत। लेकिन उस समय अटल जी ने क्योंकि गठबंधन कर नहीं पाए थे, स्पीच दी और फिर वही अनाउंस कर दिया कि हम जरूर आएंगे, एक दिन जरूर संसद में आएंगे, लेकिन बहुमत के साथ आएंगे। और 13 दिन के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब राष्ट्रपति के सामने समस्या ये कि कौन, कांग्रेस ने तो मना ही कर दिया, कौन बनेगा। उस समय एक बार फिर वही मैंने कहा कि जो जनता पार्टी मोरारजी देसाई की बनी थी, वो जनता पार्टी राइट फ्रंट लेफ्ट फ्रंट में अलग अलग दो हिस्सों में बढ़ जाती है। तो उस समय फिर समस्या कि राष्ट्रपति किसको बोले, अटल जी ने तो इस्तीफा दे दिया है। तो एक बार फिर से पीवी नरसिम्हा राव को अप्रोच किया गया कि आप एक बार फिर प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने इस बार मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं बनेंगे। फिर कौन, फिर उस समय एक नाम और उठा था, ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के बहुत लंबे समय, लगभग 22 साल तक वो पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे। ज्योति बसु कम्युनिस्ट नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रहे। उनको बनाने की बात कही, लेकिन उनकी पार्टी ने मना कर दिया कि नहीं। फिर एक नाम आता है दक्षिण की राजनीति से, एच.डी. देवेगौड़ा। जी हां, देश के अगले प्रधानमंत्री बने एच.डी. देवेगौड़ा। इनका जन्म 1933 को हुआ है, अभी भी जिंदा है। और इनके बारे में बता दूं, इनके जो दामाद है, या सॉरी इनके जो बेटे हैं, कर्नाटक के कुछ दिन तक आपने देखा होगा सीएम बने थे, ठीक है ना। अभी वो उनके कांग्रेस जो उनकी अलग ही पार्टी चलती, जनता पार्टी, आज भी उसी पार्टी का नाम जनता पार्टी रखा हुआ है उन्होंने। तो सभी लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने जनता पार्टी के एच.डी. देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बना दिया। देवेगौड़ा साहब 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री बने और 21 अप्रैल 1997, आप सोचिए, जून में बने, अप्रैल में हट गए, लेकिन लगभग 1 साल भी पूरा नहीं किया। क्यों, ऐसा क्या चल रहा था भारतीय राजनीति के अंदर? क्योंकि ये जितनी भी सरकारें बन रही थी कांग्रेस के सपोर्ट से बन रही थी, और जिस दिन कांग्रेस इनसे अपना समर्थन वापस ले लेगी उस दिन इनकी सरकार गिर जाएगी। तो हुआ ये कि 1996 में राजीव गांधी जो केस था, जो मैंने कहा 1990 में हत्या हुई थी, उसमें तमिलनाडु के कुछ सांसदों के नाम आ रहे थे जिन पर सरकार को एक्शन लेना था। और एच.डी. देवेगौड़ा क्योंकि दक्षिण की राजनीति से आते तो वो एक्शन नहीं ले रहे थे, बस कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और 1 साल के अंदर एच.डी. देवेगौड़ा की सरकार गिर जाती है। चुनाव हुआ 1996 में, अटल जी ने 13 दिन में इस्तीफा दे दिया, 1 साल में इन्होंने दे दिया। अब चुनाव दोबारा इतनी जल्दी तो नहीं करवा सकते। तो देश में एक नई राजनीति का दौर शुरू हुआ। अटल जी ने उधर गठबंधन की सरकार है, उन्होंने कहा कि भाई एक पार्टी को तो सरकार नहीं आएगी, तो कुछ पार्टियां मिलकर एक गठबंधन बना ले। तो अटल जी उधर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन समझते हैं एच.डी. देवेगौड़ा का, कहा जाता है कि बजट बहुत शानदार रहा था। एच.डी. देवेगौड़ा का बजट आज भी जनता याद करती, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ उन्होंने बजट में दिया था, ठीक है।
एच.डी. देवेगौड़ा देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन कोई ऐसा ऐतिहासिक काम तो शायद इनके समय में ऐसा नहीं हुआ। फिर इस्तीफा, फिर कौन, फिर एक नया नाम, आई के गुजराल साहब। जी हाँ, इंद्र कुमार गुजराल देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 1919 में जन्म और 2012 में आई के गुजराल साहब की मृत्यु हुई और 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, आप सोचिए इनको भी एक साल पूरा नहीं हो रहा है, तो आई के गुजराल साहब को बना दिया गया विपक्ष लोगों ने। लेकिन गुजराल साहब की स्थिति ये, बेचारे खुद कुछ कर ही नहीं पाए। तो संसद में सुषमा स्वराज ने एक बहुत फेमस भाषण दिया था कि गुजराल साहब आपकी स्थिति तो ऐसी महिला की तरह है जो घर में ना तो बच्चों की सुन पा रही है ना पति की सुन पा रही है, वो क्या करे उसी को नहीं पता है। तो गुजराल साहब विपक्ष की सुने कि कांग्रेस की सुने, किसकी सुने समझ में नहीं आ रहा। लेकिन गुजराल साहब का जो फॉरेन मॉडल था, खासकर उनकी विदेश नीति बहुत फेमस रही। और ये अधिकतर जो इंटरनेशनल रिलेशन जो पढ़ा जाता है उसमें गुजराल साहब की नीतियां बड़ी पढ़ी जाती है। इनके सामने भी ऐसी कोई समस्या नहीं, कोई वो नहीं, इनकी भी सरकार चलती रही और एक साल में कांग्रेस इनसे भी इस्तीफा समर्थन ले लेती है, उनकी भी सरकार गिर जाती है। चुनाव को समय है, कौन, इतने में अटल जी ने एक नया गठबंधन बना लिया था जिसका नाम था एनडीए। जी हाँ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए गठबंधन बनाए जिसमें लगभग 27-28 पार्टियां अटल जी ने अपने साथ रख ली थी। तो एनडीए जो बच्चे पढ़ रहे हो, नेशनल डिफेंस एकेडमी नहीं है, एनडीए का मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जी हाँ, डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाए जिसमें शिवसेना, अकाली दल जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां, बीजेपी और उस समय यूपी से आरजेडी, ये सब पार्टियां इसमें आई, लगभग छोटी मोटी पार्टियां आई। अटल जी ने यहां पर सरकार बना ली और अपना बहुमत साबित कर दिया। लेकिन अटल जी का एक कार्यकाल आप देख के फिर चौंक जाएंगे, क्योंकि 19 मार्च 1998 से लेकर 31 अक्टूबर 1999, 13 महीने अटल जी सरकार चला रहे हैं। इन्हीं 13 महीनों के अंदर अटल जी के सामने जो चुनौती आई, मैं कहूं कि अटल जी के सामने जो चुनौतियां देश में आती थी वो शायद किसी के सामने नहीं आती। यहीं पर अटल जी की सरकार, तो देश में क्योंकि परमाणु परीक्षण का समय आ चुका था और एक बार फिर हिंदुस्तान को मजबूती देना थी, दुनिया के सैंक्शन हमारे ऊपर लगे हुए, और अटल जी ने कहा कि किस बात का सैंक्शन, अगर 1 अरब की जनसंख्या वाला देश दूसरों के कहने पर अगर अपनी सुरक्षा करता हो तो वो देश नहीं होता। उन्होंने कहा हमारे साइंटिस्ट को कि आप निश्चिंत रहिए, परमाणु परीक्षण की तैयारी करिए। और देश के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन लोगों ने इसके ऊपर फिर आपने देखा मूवी बनी हुई है पोखरण। तो याद रखना, शक्ति 98 इस ऑपरेशन का नाम था, और ये लगभग 11 मई और 13 मई 2 हमने परमाणु परीक्षण किए थे 1998 में, 11 मई और 13 मई पोखरण रेंज में हमने परमाणु परीक्षण कर दिया। और हिंदुस्तान ने, अटल जी ने आके कहा, इन द पोखरण द परमाणु न्यूक्लियर vision was success and India was not attacked in the another country to not use the weapons। तो अटल जी ने शानदार स्पीच दी, दुनिया को ये दिखा दिया कि भाई हम अपनी सुरक्षा करने के लायक हैं और हम उस देश पर अटैक नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन अगर हम पर किसी ने हमला किया तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। अटल जी का यह भाषण दुनिया देखकर बड़ी सोच में पड़ गई। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हुआ करते थे, उन्होंने भारत के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगा दिए, हमारी आयात निर्यात के ऊपर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर बहुत सारे ड्यूटीज लगा दी। दुनिया चिल्लाती रही, अटल जी ने सबको समझाया, और हमारे परमाणु परीक्षण के 5 दिन बाद अमेरिका ने पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर दिया और दुनिया को यह कहा कि भारत हमारे खिलाफ ऐसा परमाणु परीक्षण करेगा तो हमारी सुरक्षा भी हम कर सकते हैं। यह सब कुछ दौर उस समय चल रहा है, और उसी समय हिंदुस्तान के अंदर कारगिल युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अटल जी का समय में कहूं तो बहुत विवाद, उसी समय
दो तीन इंसिडेंट जो बड़े महत्वपूर्ण रहे। एक तो हमारा गांधार प्लेन हाईजैक हुआ, (1999), ठीक है, हमारा प्लेन ही हाईजैक कर लिया आतंकवादियों ने। और कारगिल युद्ध, कारगिल युद्ध अपने आप में बड़ा फेमस रहा, और ये उस समय की बात है जब अटल जी वाकई में पूर्ण बहुमत में थे। कब सरकार गिर जाए अटल जी को नहीं पता था। होता कारगिल वॉर के बारे में बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बाकी डिटेल में युद्ध जब पढ़ाऊंगा तो सब अलग बताऊंगा। कारगिल वॉर हुआ क्या था, उस समय मुशर्रफ साहब जो थे वहां के राष्ट्रपति बन गए, तो उन्होंने वहां के जो नवाब शरीफ उनको हटा के क्या कर लिया था, अपनी सरकार बना ली थी। राष्ट्रपति बन गए थे, प्रधानमंत्री बन गए, सेना के जनरल भी है। हुआ क्या था कि क्या होता है, ठंड के महीने में कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो जो एलओसी होती है हमारे सैनिक उसको खाली कर देते हैं एलओसी को, और पाकिस्तान के सैनिक भी उसको खाली कर देते जब ज़्यादा ठंड होती थी। और हम उधर अप्रैल मई में फिर वापस हमारी चौकियों पर पहुंच जाते थे। यही हुआ, हर बार की तरह हमने एलओसी को खाली कर दिया। लेकिन उसी समय पाकिस्तान हमने खाली किया और पाकिस्तान ने हमारी तमाम चौकियों पर कब्जा कर लिया। हमें नहीं पता, इंफॉर्मेशन भी नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारा लैक ऑफ इंटेलिजेंस फेल था उस समय, ये बिल्कुल था। हमें इंफॉर्मेशन मिली गडरिये के द्वारा कि ये कुछ सैनिक उस तरफ है, उनकी जो यूनिफॉर्म है वो इंडियंस है, लेकिन वो देखकर इंडियंस नहीं लग रहे। गडरिये से हमें पता लगा था ये, उसका नाम कुछ ताशील वगैरह ऐसे ही कुछ नाम था उसका, गडरिये। क्योंकि क्या होता है, वो एलओसी इधर भी चले जाते, उधर भी चले जाते, उनको कोई रोक टोक नहीं होती है। तो उनको हमारी एक बटालियन को सूचना दी, हमारी जो भी वहां बटालियन रही वो गई, देखी, उनको इंफॉर्मेशन मिला, लेकिन वो वापस नहीं आए। ये घटना चल रही अप्रैल मई में। जून में स्थिति और आती, दिल्ली हेडक्वार्टर तक इंफॉर्मेशन आती है, प्रधानमंत्री को बताया जाता है, ऑपरेशन विजय चलाया जाता है, और उसमें बिल्कुल क्लियर फिर ये बात आती कि पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करे, लेकिन पाकिस्तान आर्मी कभी भी इस चीज को स्वीकार नहीं करती कि ये हमने किया। उन्होंने कहा कि ये आतंकवादियों का काम है भाई। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज उस समय रही। तो कारगिल युद्ध चला अटल जी की सरकार में, और एयरफोर्स का यूज हुआ। फिर हमने टाइगर हिल्स, द्रास सेक्टर, इन तमाम चीजों पर कब्जा किया। हमारी तमाम बटालियन वहां रही। हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए। कारगिल युद्ध की अपनी कहानी है कि कैसे हमने दुनिया की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड पर युद्ध लड़ा और जीता, और जो हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं था, क्योंकि वो दुश्मन हाइट पर था और हम बिल्कुल नीचे ग्राउंड्स पर थे। कहते हैं कि एक पत्थर भी वो अगर फेंकेंगे तो उससे 10 जवान मर जाते थे हमारे। उसके बाद भी विषम परिस्थिति, हमारे बहादुर सैनिकों ने कारगिल युद्ध जीत लिया। अटल जी देश का हौसला बढ़ा रहे थे, और 1999 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय सक्सेसफुल हुआ, और अटल जी की छवि पूरे देश में बहुत अच्छे नेता के रूप में उभर कर आ गई। एक तो परमाणु परीक्षण, एक ये, लेकिन प्लेन हाईजैक हुआ, ये भी बड़ा विवादित रहा। प्लेन ही हाईजैक कर लिया आतंकवादियों ने, फिर उनसे बातचीत की गई, उनको छुड़ाया गया। हमारे जितने पैसेंजर 200 लोग थे, उसके बदले हमने कई आतंकवादियों तक को छोड़ा। क्या करें, मजबूरी थी। और क्योंकि गठबंधन की सरकारें भी थी, उसमें महबूबा मुफ्ती जो है ना, इसकी एक बहन जो उस प्लेन हाईजैक में हुआ करती थी, और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब उस समय अटल जी सरकार में मंत्री हुआ करते थे, जिनकी बेटी थी। अब सोचो, देश के मंत्री की बेटी प्लेन में है तो छुड़ाना तो पड़ेगा। तो इसलिए हमने कुछ आतंकवादियों को रिलीज किया और ये किया। चुनाव हुए 1999 में। अटल जी की छवि हिंदुस्तान में बड़ी साफ थी, और वापस चुनाव हुए और अटल जी की सरकार बहुमत में आती है। बहुमत तो नहीं, पूर्ण बहुमत तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एनडीए गठबंधन की सरकार अटल जी फिर बनाते हैं, और 13 अक्टूबर 1999 से लेकर 22 मई 2004 तक सफलतम 5 वर्ष अटल जी पूरे करते हैं। तो अटल जी के इन कार्यकालों में बहुत कुछ उलटफेर, बहुत सारी राजनीतियों का दौर, बड़ा विवादित समय भी है, समस्याएं भी बहुत है। तो अटल जी के इस समय को बहुत अच्छे से हम देखेंगे। अटल जी की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सब पढ़ें सब बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान, नदी जोड़ो अभियान, शाइनिंग इंडिया जैसे प्रोग्राम,
अटल जी के समय में हुए, लेकिन वहीं पर संसद हमला भी हुआ और गोधरा हत्याकांड भी हुए, वो भी हमें समझना जरूरी है। तो आप मैं समझाना चाह रहा था 1990 से लेकर 2000 के बीच में आप सोचिए कितने प्रधानमंत्री आए गए, भारत की इकोनॉमिक स्थिति क्या थी। अटल जी के समय 10वीं पंचवर्षीय योजना लागू हुई, देश आगे बढ़ रहा था, अपने काम सब चल ही रहे थे। उसी दौर में एक नई राजनीति का रूप कि भाई अटल जी की सरकार बनी तो एक मुद्दा सामने आया कि राम मंदिर बन ही जाएगा, लेकिन शायद उस पर कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन बीजेपी के सबसे बड़े लीडर अडवाणी जी थे, लेकिन अटल जी क्यों बने, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण किस्सा है इसको लेकर भी। तो अगले एपिसोड में अटल जी के कार्यकाल को चर्चा करेंगे हम, और कैसे फिर शाइनिंग इंडिया का नारा देते देते सरकार हाथ से निकल गई और फिर यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकेंड की सरकार, उनके कार्यकाल को देखेंगे, और फिर 2014 से 2022 का भारत, उसमें क्या क्या हुआ वो देखेंगे। तो आज के लिए इतना। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।